हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलएलबी थर्ड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चार्ज पर चर्चा की थी। चार्ज की अंतर्वस्तु, चार्ज में संशोधन कब किया जा सकता है, त्रुटिपूर्ण चार्ज के प्रभाव के बारे में हमने चर्चा की। स्टूडेंट्स, उसी कड़ी में आज हम जॉइंडर्स ऑफ चार्जेज, आरोपों के संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आरोपों के संयोजन की बात करूं तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 218 में बताया गया है कि आपराधिक विधि का यह एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होगा और प्रत्येक आरोप के लिए पृथक पृथक विचारण होगा। अर्थात जब एक ही व्यक्ति एक से अधिक अपराधों का दोषी है तो प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप निर्मित किया जाएगा और प्रत्येक अपराध की पृथक पृथक जांच एवं विचारण की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में निरपेक्ष और अंतिम नियम नहीं है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। अर्थात कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत चाहे अभियुक्त लिखित आवेदन द्वारा मजिस्ट्रेट से अपने विरुद्ध सभी आरोपों का एक साथ विचारण की मांग कर सकता है, या मैं कहूं कि दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक अपराधों का एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण भी किया जा सकता है, जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। ये सब इसलिए आवश्यक है, या इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिससे विचारण की बाहुल्यता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रायल्स को रोका जाए। स्टूडेंट्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219, 220, 221 और 223 में बताया गया है कि एक से अधिक अपराधों का एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, धारा 219 में बताया गया है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति पर एक ही वर्ष के अंदर एक ही प्रकार के अर्थात एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप हो, चाहे वे अपराध एक ही व्यक्ति के प्रति हो या अलग अलग व्यक्तियों के प्रति, एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। प्रश्न यहाँ यह अराइज होता है कि अपराध एक ही किस्म के कब होते हैं। अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वो भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 और 380 को इस धारा के संबंध में एक ही किस्म का माना गया है। इसके बाद में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 220 की बात करें तो स्टूडेंट्स, उसमें बताया गया है कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, इसमें 3-4 खंड दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं कि एक ही समयवार में किए गए एक से अधिक अपराधों का विचारण एक साथ आरोप लगाकर किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति बी के घर में गृहभेदन करने के आशय से प्रवेश करता है और बाद में बी की पत्नी से जारक्रम भी करता है। यहाँ वह आईपीसी की धारा 454 और 497 के अधीन अपराध का दोषी है, तो इसलिए उस पर एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसी प्रकार जहां किसी व्यक्ति पर आपराधिक न्यासभंग या संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के अपराधों को सुकुर बनाने के लिए और लेखाओं के मिथ्याकरण के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, वहां प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसके बाद में एक से अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराधों का भी एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसके बाद में कई कार्यों से
मिलकर यदि कोई भिन्न अपराध होता है तो उनका भी एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। जैसे ए बी को लूटता है और ऐसा करने में अर्थात लूटने के दौरान वह स्वेच्छा उपपत्ति भी कारित करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 93 के अधीन अपराधों का एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 के बारे में चर्चा करें, जिसमें बताया गया है कि जहां यह संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया, इसमें हम और स्पष्ट करें तो बताया गया है कि जहां कोई कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर सभी अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण किया जा सकता है। लेकिन यदि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां अभियुक्त पर किसी एक अपराध का आरोप लगाया जाता है लेकिन साक्ष्य से कोई भिन्न अपराध सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस भिन्न अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है, चाहे पूर्व में उस अपराध के लिए उसे आरोपित न किया गया हो। इसके बाद में ऐसा ही एक प्रावधान धारा 222 में भी है, जिसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो घटाकर छोटा अपराध को साबित करते हैं, यानी किसी बड़े अपराध का आरोप लगाया लेकिन साक्ष्यों से छोटा अपराध साबित हुआ, तब छोटे अपराध के लिए दोषित किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसके बाद में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 223 की बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इसको भी ध्यान से समझें। इसमें बताया गया है कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है। धारा 223 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। सर्वप्रथम वे व्यक्ति जो एक ही समयवार में एक ही अपराध के अभियुक्त हों, जैसे चोरी, डकैती, बलवा आदि। इसके बाद में वे व्यक्ति जो एक ही समयवार के अनुक्रम में विभिन्न अपराधों के अभियुक्त हों, तो उन पर भी एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसके बाद वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन्हें ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न का भी अभियोग है या दोषी माना गया है। इसके बाद में वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से, जैसे कि धारा 219 में बताया गया है कि एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध, तो यदि एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध एक ही वर्ष के अंदर किए जाते हैं तो उनका भी एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसके बाद में वे व्यक्ति जो चोरी, उद्दापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित करने के अभियुक्त हों और वे व्यक्ति जो ऐसे संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के अभियुक्त हों, तो उन पर भी एक साथ आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कूटकृत सिक्के के विषय में अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों का भी एक साथ विचारण किया जा सकता है। इस प्रकार से धारा 223 संयुक्त रूप से या अलग अलग विचारण करने का सविवेक न्यायालय को प्रदान करती है, जिसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स धारा 224 में बताया गया है कि कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्ध करने पर शेष आरोपों को वापस लेना। इसमें बताया गया कि जब किसी आरोप में कई शीर्षों में से एक के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब परिवादी या अभियोजन अधिकारी न्यायालय की अनुमति से शेष आरोपों को वापस ले सकता है या न्यायालय स्वयं ऐसे आरोपों की जांच रोक सकता है। ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षा में भी ये कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि आरोप वापस लेने का प्रभाव क्या होता है। ऐसे आरोप वापस लेने का प्रभाव दोष मुक्ति होता है। इस प्रकार से हमने आज आरोपों के संयोजन के बारे में चर्चा की। आप मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। इसको आप बार बार देखें, सुने, समझें। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।